है ना, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आना चाहिए। जय गुरुदेव दोबारा मत बोला करो, एक दिन में एक बार काफी होता है। अम्म, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन देखो, जो अभी मैंने आप लोग को टॉपिक बताया उनमें से ही बन रहे हैं, और ये भी सत्य भी इसमें इम्पोर्टेंट है, तो अच्छी चीज है। स्पेनिंग जेनी क्या है, सीधी सी बात, पहला 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। स्पेनिंग जेनी जो है एक मशीन होती थी जो कि कताई प्रक्रिया में काम आती थी, धागे की कताई में काम आती थी, और जेम्स हरग्रीव्स ने बनाई थी। और ये इसलिए ज्यादा फेमस हुई थी क्योंकि इसके आ जाने के बाद महिला महिला जो कामगार थे उनकी वैल्यू कम हुई थी, और कई महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी पर हमले भी किए थे, इसलिए ये ज्यादा फेमस है। तो बस इतनी जानकारी लिखोगे काफी हो जाएगी। वो देखना चाहेगा आपको इसका नॉलेज है कि नहीं है। तो स्पिनिंग जेनी जो है वो सूत काटने की मशीन होती थी। एक बार इनमें डायग्राम आगे पीछे दिए हुए हैं बहुत। गर्मी लग रही है यार। स्पिनिंग जेनी में जो हमले किए गए थे वो वाला जिक्र कहाँ आता है यार, कौन से पेज पर आता है वो? अगले पेज पर आता है, जहाँ डायग्राम बना हुआ है उसके अगले उस पर आता है। ये ऊन काटने, हाथ से ऊन काटने वाली, मैंने सूत बोला, सूत नहीं, ऊन काटने वाली, याद रखना फर्क हो जाएगा दोनों में। ऊन काटने वाली इन औरतों का मशीनों का हमला करने लगी, जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। तो जो स्पिनिंग जेनी थी, जेम्स हरग्रीव द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया में तेजी कर दी थी और मजदूरों की मांग घटा दी थी। एक ही पहिया घुमाने पर एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था, और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। तो याद रखिएगा, स्पिनिंग जेनी जो है वो क्या होती थी, और इस किसने बनाई थी और क्या काम करती थी, जरूरी है क्वेश्चन। जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1762 में बनाई गई कताई की मशीन थी, इसके अच्छा उत्तर भी लिखा हुआ है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, उत्तर भी लिखा हुआ है। फ्लाइंग शटल, ये रस्सी और पुलियों के जरिए चलने वाला यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो फ्लाइंग शटल भी आ गया है। ईटी पॉल कौन सी थी, म्यूजिक कंपनी थी जिसने 1900 में संगीत की किताब प्रकाशित की थी, और फ्रंट पेज पर जो है वो लिखा हुआ था। गुमाश्ता कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी को गुमास्ता कहते थे, तो गुमास्ता एक इंपॉर्टेंट वो हो जाता है। स्टेपलर, फुलर, कॉर्डिंग, ये तीनों पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। और अपने मर्जी से लिखने के लिए गुमास्ता के 2 कार्य लिखिए। जॉबर कौन थे, जमशेदजी जीजीभॉय कौन थे, मैंने पहले ही बोला तुम लोग से। जॉबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व औद्योगिकरण का क्या अर्थ है, तो पूर्व औद्योगिकरण का मतलब है औद्योगिकरण से भी पहले जो कपड़ा जो था वो फैक्ट्रियों में बनने लगा था, हालांकि तब मशीनें नहीं थी, लेकिन मास मतलब बहुत बड़े स्तर पर फैक्ट्रियों में कपड़ा बनाया जा रहा था, उसको बोलते हैं पूर्व औद्योगिकरण। शायद थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, स्टार्टिंग में चैप्टर में देखा था इसमें। लघुत्तरी प्रश्न चांसेस कम है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ना तो बनता है। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा बढ़ा ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध सामग्री उत्पादन में व्यस्त है, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातारात एक विशाल देशी बाजार मिल गया, युद्ध लंबा खींचा तो भारतीय कारखानों में। तो सीधी सी बात थी, जो ब्रिटिश कारखाने थे वो युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, और इसी कारण से भारत में रातों रात भारत को एक घरेलू बाजार मिल गया बहुत, क्योंकि मैनचेस्टर से सामान आने लगा था भारत में, है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। भारत में कहाँ से सामान आया था, मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर का एक बहुत टॉपिक आया था, बहुत कैची टॉपिक है वो, कि भारत में मैनचेस्टर जो है वो कैसे आया था। वाला टॉपिक का है, भारत में जब मैनचेस्टर की हुई थी ना, भारत में मैनचेस्टर का आना, तो वो ब्रिटेन ने क्या करा, अपन से कच्चा माल खरीदना शुरू कर दिया, कपड़े खरीदना बंद कर दिए, कपड़े खुद बनाता और कपड़े बेचने लगा यहाँ पर। तो भारत में मैनचेस्टर का आना, ये अपने आप में एक कैची टॉपिक है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है, 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने कहा था, भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता है, हेनरी पतुलो ने कहा था।
ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। 1772 में बोली थी ये बात। तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है, किसमें मिलेगा, भारत में मैनचेस्टर का आना जो टॉपिक है ना उस पे मिलेगा, जो कि जरूरी है एक। और इसको यदि हम ऑब्जेक्टिव, हाँ थोड़ा सा ये वाला और देख लेते हैं इसमें। पुराने कारखाने नई पारियों में चलने लगे, बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया, हर एक को पहले से भी ज्यादा समय तक काम करना पड़ता। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। तो सीधी सी बात, मेन बात ये थी कि ब्रिटिश के कारखाने, ब्रिटेन या इंग्लैंड के कारखाने भी लिख सकते हो आप, इंग्लैंड के कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान बना रहे थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर का सामान कम आने लगा, यहाँ आने वाले सामान में कमी आई, और भारत को रातों रात एक देशी बाजार मिल गया, जिसमें जो बहुत बड़ा था, और युद्ध लंबा लंबा चला। इसके कारण से भारत में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट, चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर के जिन, बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे, नए कारखाने लगाए गए। तो एकदम से भारत को उसका फायदा हुआ। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ से काम करने वाले प्राथमिकता क्यों देते थे? तो आपने देखा इसमें कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, इसको पढ़े बिना ही हम अगर लिखें तो अगर आप रीजन दे सकते थे, पहली बात याद होगा, क्रिसमस जो ठंड के दौरान आती थी तो उस पे क्रिसमस के दौरान जो है कामगारों की संख्या ज्यादा हो जाती थी, ज्यादा जरूरत पड़ती थी, फिर उसके बाद घट जाती थी, तो कई लोग जॉब छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद ब्रिटेन में इंसानों की कमी नहीं थी, जनसंख्या अच्छी खासी थी, और से लिखा हुआ मानव श्रम की कमी नहीं थी। बहुत सारे लोग मशीनों से बचते थे, मशीनों पे भरोसा भी नहीं करते थे, मशीनों को लगा देंगे और मशीन खराब हुई तो उस पे जो खर्चा आएगा, इसलिए लोग बाग जो है हाथों पे। तीसरे एक और पॉइंट लिख सकते हो, डिजाइन, हथौड़ों की डिजाइन, कितने प्रकार के हथौड़े हाथ से बन सकते थे, वो एक जगह आया था जिक्र। जबकि मशीनों से जो बना रहे थे जो है वो उसी से एक मशीनों से एक ही प्रकार के हथौड़े बन सकते थे। तो ब्रिटेन के में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े बनते थे, और 45 तरह की कुल्हाड़ियां बनती थी, जबकि मशीनों से ऐसा नहीं किया जा सकता था, है ना। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अम, बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी, क्योंकि इसमें से कितने नंबर का, 3 नंबर का भी आना है क्या? हाँ, इसलिए लघुत्तरी क्वेश्चन दिए हुए हैं। सही है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। 3 नंबर में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ भारत के उद्योगपति के बारे में कोई पूछ सकते हैं, जमशेदजी जीजीभे के बारे में। 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बेकार नहीं बोलेंगे हम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? तो बुनकरों के साथ क्या क्या किया था उन्होंने, वो लिखा हुआ है। निर्यात व्यापार में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकरों की भूमिका सराहनीय थी। कंपनी ने बुनकरों से मांग तैयार करवाने, बुनकरों को माल उपलब्ध करवाने, कपड़ों की गुणवत्ता जानने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए, जिन्हें गुमाश्ता कहा जाता था। गुमाश्ता देखना चाह रहा होगा टीचर इसमें। कंपनी बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज उपलब्ध कराने लगी। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी, जिसके लिए उन्हें पेशगी की रकम दी जाती थी। स्टार्टिंग में पैसे दिए जाते थे और बुनकर उसके जाल में फंस गए। थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला, उनको निर्यात व्यापार में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर की भूमिका सराहनीय थी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, मतलब किस तरह से उनको जाल में फंसाया बुनकरों को, भारतीय बुनकरों को। पहले उनको लोन प्रोवाइड करे, सस्ते लोन। ऊपर से फिर उसके बाद गुमाश्ता को नियुक्त किया। गुमाश्ता क्या करते थे, जो बुनकरों से माल तैयार होता था और उसकी जो गुणवत्ता होती थी उसको जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी होते थे, उनको कंपनी रखती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी रखती थी, ताकि वो जांच कर सके बुनकरों द्वारा की जा रही माल की गुणवत्ता की। और कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज उपलब्ध करवाने लगी। ये वाली लाइन तो मुझे अजीब सी लग रही है, लेकिन बाकी लाइनें बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। कर्ज उपलब्ध करवाने लगी। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती, पेशगी मतलब पहले से रकम दे देते थे, ताकि वो अपना माल और किसी को ना बेचे, खुद को ही बेचे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बेचे। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, 3 नंबर में आ सकता है। भारत में मैनचेस्टर पहुंचने के बाद बुनकरों को किन समस्याओं का कारण? तो ये मैं बोल रहा हूँ, भारत में मैनचेस्टर का आना एक कैची वर्ड है बहुत ज्यादा, और ऐसे कैची वर्ड जो है एग्जाम में बहुत कॉमन होते हैं आने के लिए। तो ऐसे कैची वर्ड्स को आप छोड़ नहीं सकते।
है ना। बीच में बोल रहा हूँ पलक, आपने बोला था कि किसी को लिंक देना है, तो मैंने स्कूल की प्लेलिस्ट में डाल दिए, सोशल साइंस के वीडियो देखोगे ना। आज सोशल रिवीजन पार्ट 1 पार्ट 2 नाम के 2 डाल दिए, अभी एक और ये वाला भी डाल देंगे, है ना। तो भारत में मैनचेस्टर के आने से बुनकरों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्या? जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहां के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला, वह आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल लगे। सीधी सी बात, पहले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, मैनचेस्टर के बुनकर जो है परेशान थे, कपड़ा व्यापारी परेशान थे, क्योंकि भारत से ज्यादा माल आ रहा था। भारत से ज्यादा माल आ रहा था, तो उन्होंने बोला भाई साहब बाहर से आने वाले कपड़े पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दो, तो महंगा हो जाएगा कपड़ा, लोग बाग हमारे ही कपड़े खरीदेंगे। तो कपड़ा खरीदने पर सरकार ने जो है वो लगाम लगाने के लिए टैक्स बढ़ा दिया, जिससे भारत से जाने वाले कपड़ा पर जो है वो रोक लग गई। क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर में ऑलरेडी अभी कपड़ा जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगा था। मैनचेस्टर क्या है? एक सिटी का नाम है, इंग्लैंड की सिटी है, सिटी का नाम है। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थी, उनका निर्यात बाजार ठहरा था और स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा था, है ना। तो क्या हुआ बोलो। अच्छा भैया वो दो समस्या कैसे आने लगी? पहली बात तो इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे बुनकर मैनचेस्टर में। दूसरी समस्या, हमारा घरेलू घरेलू बाजार भी जो है सिकुड़ रहा था। क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर से आने वाला कपड़ा सस्ता था, लोग बाग यहाँ के लोग भी, इंडियन लोग भी बाहर का कपड़ा पहन रहे थे, है ना। उसके बाद स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी, कम लागत पर मशीनें बनने से आयातित के पास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो बुनकरों के सामने क्या क्या समस्या गई? पहला, मैनचेस्टर ने, यानी वहां की इंग्लैंड की सरकार ने आयात कपड़ों पर आयात शुल्क लगा दिया, जिसके कारण से वह जो है अपना कपड़ा मैनचेस्टर में नहीं भेज पा रहे थे। कौन? भारतीय बुनकर अपना कपड़ा वहां नहीं भेज पा रहे थे। दूसरा, दो परेशानी आ गई। पहली बात तो दूसरे मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हम निर्यात नहीं कर पा रहे, बुनकर इंडियन बुनकर दूसरे देश में निर्यात नहीं कर पा रहे। दूसरा, हमारा स्थानीय बाजार भी सिकुड़ गया था, मतलब स्थानीय बाजार में भी उनकी कम बिक्री हो रही थी। क्यों हो रही थी? तीसरे पॉइंट में एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं वो, क्योंकि मैनचेस्टर से आने वाला कपड़ा मशीनों से बनता था, इतना सस्ता था कि यहाँ के लोग, भारतीय भी उस कपड़े को ले लेते थे। बुनकरों से हाथ से बनाया हुआ कपड़ा महंगा मिलता था, इसलिए उनका स्थानीय बाजार से गिर रहा था। तो ये 3 पॉइंट है बुनकरों को लेकर चैप्टर पढ़ा था, तो तभी ये बहुत बड़ा टॉपिक था। भारत में मैनचेस्टर पहुंचने के बाद बुनकरों पर क्या समस्या, इसमें क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं यकीनन। 5 प्रश्न। लेवल का भारत में प्रारंभिक इतिहास क्या रहा है? उसका आंसर भी नहीं दिया उन्होंने। व्यापार क्षेत्र में विज्ञापनों का क्या महत्व है, ये जरूर पूछा जा सकता है। ये अपने आप में विशिष्ट क्वेश्चन होगा। कोई मुझे परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोर्ड में देखकर बताएगा कि इसका आंसर लिखा हुआ है क्या उसमें? विज्ञापनों का क्या महत्व है, क्योंकि इस चैप्टर में आखिरी में आता है विज्ञापनों का रोल। इसमें क्या क्या लिख सकते हो? जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, पॉइंट में लिखना बहुत अच्छा रहता है आंसर। हाँ भैया, प्रश्न बैंक में दिया है पॉइंट में। प्रश्न बैंक में दिया हुआ है, तो आंसर भी लिखेंगे क्या प्रश्न बैंक में? हाँ ओ भाई साहब, मुझे नहीं मालूम था। पीछे लिखे होंगे क्या? नहीं, उसी के साथ लिखिए जहाँ क्वेश्चन लिखा उसके नीचे उसका आंसर। भाई क्वेश्चन बैंक में नहीं है यार। क्वेश्चन बैंक में भी इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। देखो इसके क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी क्या है, फ्लाइंग शटल क्या है, ईटी बॉल कौन था, म्यूजिक कंपनी थी, गुमाश्ता कौन थे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज। आज रात में ये सब याद कर लेना है आपको, जो भी आते इतिहास के क्वेश्चन बोल रहा हूँ। गुमास्ता के 2 कार्य लिखिए, जॉबर कौन थे, जमशेदजी जीजेभाई कौन थे, पूर्व अधिकरण कम, पूरे वही के वही क्वेश्चन है। जॉबर मजदूरों पर किस प्रकार नियंत्रण रखने लगे, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, स्टेपलर फुलर अकॉर्डिंग, है ना। लेबल का भारत में प्रारंभिक इतिहास, ये फर से आया हुआ है। लेबल का भारत में प्रारंभिक इतिहास क्या रहा? लेबल क्या है यार? और ये लेबल शब्द अपन ने क्यों नहीं पढ़ा? बार बार आ रहा है लेबल। ओ लेबल, सॉरी, विज्ञापनों के लेबल की बात हो रही है। विज्ञापनों में लेबल बोल रहे थे ना कि प्रारंभिक इतिहास क्या रहा है, वो लेबल छापते थे ना, लेबल। अरे ये वाले हैं भाई।
लेबल मतलब वो वाला विज्ञापनों वाला पेज पर जाओ, वस्तुओं के लिए बाजार, पेज नंबर 100 पर, वहां पर। तो लेबल क्या थे यहाँ पर देखो, मैनचेस्टर के लेबल 20वीं सदी का प्रारंभ, जो भी मैनचेस्टर थे ना, तो वो कपड़ों पर जो है वो लेबल लगाते थे, और वो लेबल ज्यादातर कैसे होते थे, वो हिंदुओं के देवी देवताओं से जुड़े हुए या फिर धार्मिक उनपे धार्मिक चित्र बनाए जाते थे। उदाहरण के लिए महाराजा रणजीत सिंह का चित्र दिखेगा आपको, जो सिखों को प्रभावित करेगा। विष्णु का चित्र मिलेगा, ताकि वो हिंदुओं को प्रभावित करे। तो भारतीय लोगों को लगता था कि भाई साहब ये कंपनी का माल तो अच्छा है, इस पे हमारे देवी देवता का चित्र बना हुआ है, तो वो उसको बोलते हैं लेबल। लेबल का भारत में प्रारंभिक इतिहास क्या रहा, इसमें लेबल के बारे में लिखना पड़ेगा। खुशी रिमेडियल मॉड्यूल की बात कर रही है या फिर क्वेश्चन बैंक की? ये प्रश्न बैंक की। प्रश्न बैंक में कहाँ है, ये प्रश्न बैंक की तो खोला हुआ है मैंने, इसमें तो आंसर अरे नहीं है। भैया मेरी वाली में आंसर भी लिखे हैं। अरे शिवलाल की बात कर रही है क्या, बुक की? भैया, हाँ। भैया बुक में है आंसर उसके नीचे, लेकिन आपके इसमें सबसे नीचे मिलेगा भैया। पीडीएफ है ना आपका, बुक में वो प्रश्न बैंक में तो है। इसमें लिखे हुआ। हाँ, मैं तो क्वेश्चन ही भूल गया क्या था। चलो खैर, इस क्वेश्चन को समझना, व्यापार क्षेत्र में विज्ञापनों का क्या महत्व है, जरूरी है। लेबल वाला पहला था ना, अति लघुत्तरी लिखे हुए, लघुत्तरी नहीं लिखे हुए। हाँ, परीक्षा देना, परीक्षा बोर्ड में भी नहीं मिलेगा ये, व्यापार क्षेत्र में विज्ञापनों का क्या महत्व है। पता नहीं मेरी बुक किसके पास है। अगर मैं मन से लिखने को बोलूँ ये 3 नंबर में, तो क्या लिखोगे, व्यापार क्षेत्र में विज्ञापनों का महत्व है। पेज नंबर 100 पे पहुंचो, यहाँ पर लिखा हुआ है, नए उपभोक्ता, तीसरे पैराग्राफ में, नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का है। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को जरूरी और वांछनीय बना लेते हैं, वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नई जरूरतें पैदा कर देते हैं। आज हम ऐसी दुनिया में जहाँ चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं, अखबारों, पत्रिकाओं, होर्डिंग्स, टेलीविजन। मेन बात वही थी, उत्पाद को अगर उत्पादक को, जो बेच रहा है, मैन्युफैक्चरर है, नए उपभोक्ता पैदा करना है, नए कंज्यूमर पैदा करना है, तो उसमें विज्ञापनों का अति महत्व है। नए उपभोक्ता पैदा करने में विज्ञापनों का बहुत महत्व है। ये विज्ञापन लोगों में जरूरत पैदा करते हैं, मतलब उस उत्पाद की जरूरत पैदा करते हैं, और लोग बाग उस चीज को खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। जरूरत, लोग बाग समझते हैं कि अरे यार इससे गोरे होते हैं, क्रीम से गोरे होते हैं, तो इसकी जरूरत है हमको, मेरे को गोरा होना है, तो मैं वो क्रीम खरीदूंगा। तो मतलब क्या हुआ, जो बेचने वाले थे उन्होंने एडवर्टाइज के माध्यम से मेरे को बताया कि इस क्रीम से गोरे होते हैं, उन्होंने जरूरत बताई कि भाई साहब आपको जरूरत है, आप खा ले। तो वो चीज जो है वो खरीदने के लिए प्रेरित हुए ना, वही चीज लिखा हुआ है, विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को जरूरी और वांछनीय बना लेते हैं। मतलब आप खरीदो इस चीज को, वांछनीय जरूरी है आपके लिए, आपको गोरा होना जरूरी है, काले बेकार लगते हो आप, तो वो चीज जो है वो वांछनीय जरूरी है, वो जरूरत पैदा कर देते हैं विज्ञापन। और हमारे आसपास ढेर सारे विज्ञापन हम देख सकते हैं। व्यापार क्षेत्र में विज्ञापन का क्या महत्व है, हमारे ढेर सारे, हम पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, सब जगह पर हम विज्ञापन देख रहे होते हैं। अगर इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापन और विभिन्न उत्पादों को बाजार में फैलाने के लिए नई उपभोक्ता संस्कृति रचना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये सेकंड पैराग्राफ बहुत हद तक जो है वो इसको कंक्लूड कर देगा, और बाद में आप उदाहरण ले सकते हो, जब मैनचेस्टर से आने वाले, मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया था, तो वे कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाते थे, है ना। तो आप लेबल वाले क्वेश्चन में भी आंसर लिख सकते हो, है ना। अगर केवल लेवल पूछा जाए तो सेकंड पैराग्राफ इसका आंसर होगा। मैनचेस्टर के उद्योगपति जब अपना कपड़ा बेचते थे, तो वो लोग कपड़ों पर लेबल लगाते थे, और प्रायः उन लेबलों पर धार्मिक आस्था से जुड़े हुए चित्र होते थे। उदाहरण के लिए कई कपड़ों पर विष्णु, शेषनाग पर बैठे हुए विष्णु भगवान दिखाए जाते थे। कई लेबल पर महाराज सिख धर्म के जो है महाराणा रणजीत सिंह का चित्र दिखाया जाता था।
महाराजा रणजीत सिंह का चित्र उत्पादक के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का यूज किया जाता था। तो आप सीधी सीधी बात ये लिख सकते हो कि लेबल का यूज करते थे काय के लिए, ताकि धार्मिक मान्यता से जोड़ सके और लोगों को लगे कि भाई साहब ये हमारे यहाँ की कंपनी है, हमारे हमारे धर्म को पहचानती है, तो उन्होंने मदद करी इस तरह से। दो क्वेश्चन है, व्यापार क्षेत्र में विज्ञापनों का महत्व क्या है? विज्ञापन से नए उपभोक्ता पैदा होते हैं। विज्ञापनों के द्वारा जो उत्पाद है उसकी जरूरत पैदा की जाती, जरूरत और वांछनीय बना दिया जाता है। विज्ञापनों के जरिए वस्तु को की जरूरत और उसको वांछनीय बना दिया जाता है। विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को वांछनीय और जरूरी बना लेते हैं या बना देते हैं, है ना। हो सकता है आप आखिरी बार पढ़ रहे हो, जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। विज्ञापन वस्तुओं को जरूरी और वांछनीय बना देते हैं। उसके बाद हम आसपास ढेर सारे विज्ञापन देखते हैं, पत्र पत्रिकाओं, पेपर, न्यूज, टेलीविजन, मोबाइल वगैरह पे हमको लगातार जो है विज्ञापन दिखाई देते रहते हैं। सभी कंपनी औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विभिन्न कंपनियां विभिन्न प्रकार के विज्ञापन देती थी और उन विज्ञापनों का उन्हें फायदा भी होता था, वो अपने उत्पाद ज्यादा लोगों तक बेच पाती थी, ऐसा लिख सकते हो। और इसी में उदाहरण दे के लिख सकते हो, जो कि अगला आंसर भी बन सकता है। लेबल किसे कहते हैं, क्या काम आता था? मैनचेस्टर के उद्योगपति अपना कपड़ा भारतीय बाजार में बेचने के लिए उस पर लेबल लगाते थे। ज्यादातर लेबलों पे धार्मिक चिन्ह बने हुए थे। उदाहरण के लिए विष्णु शेषनाग पर बैठे हुए विष्णु अवतार का चित्र, या जो है किसी कैलेंडर पर ग्राई बटर पर जैसे लिखा हुआ, ग्राई बटर पर नन्हे बालक कृष्णा का चिन्ह या फिर महाराजा रणजीत सिंह का चिन्ह लगा दिया जाता था, जिससे लोग बाग उसे अपना समझने लगते थे और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खरीदते थे। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको पता होना चाहिए, मन से लिख सकते होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रणों का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये इसमें वही आएगा। बहुत से मजदूरों ने स्प्रिंग जेनी का विरोध क्यों किया? तो आपको पता है क्यों किया, क्योंकि ऊन काटने वाली महिलाओं ने ज्यादातर विरोध किया था, क्योंकि उनकी जॉब चली गई थी। इसलिए स्पिनिंग जेनी फास्ट मशीन थी, एक साथ बहुत सारा ऊन काटा जा सकता था, कई तकलियों की मदद से ऊन काटा जा सकता था। इसलिए जो है उन्होंने महिलाओं ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनकी जॉब जा रही थी। विक्टर कालीन में उच्च वर्ग के लोग से हाथ से बनी हुई क्यों पसंद करते थे? 3 कारण लिखिए। मजदूर, पहली बात जो थी, हाथ से बनी हुई चीजों की जो वो आती थी, मतलब जो पैटर्न आते थे, यूनिक होती थी वो, मतलब क्या बोल सकते हो? 3 कारण कौन कौन से दे सकते हो? पहला, मजदूर, इनको कमाल। 3 कारण कौन कौन से हो सकते हैं? मन से लिखने को बोला इसके क्वेश्चन का आंसर। शायद कहीं देखे तो हैं 3 कारण अभी भी। औद्योगिकरण की प्रक्रिया को समझाइए। औद्योगिकरण की प्रक्रिया को समझाइए। कहीं देखा है क्या ये? हाथ से बनी हुई चीज क्यों पसंद करते थे अभी, आज ही? क्या रीजन दे सकते हो, हाथ से बनी हुई चीज क्यों पसंद करते थे? पहली बार डिजाइन बहुत ज्यादा होती थी, जैसे हथौड़े का उदाहरण है। हाथ से बने हुए जो है वो अलग अलग तरह के बहुत प्रकार के हथौड़े बनाए जा सकते हैं, जबकि मशीनों से केवल एक ही डिजाइन बन सकती थी, है ना। इसके कारण से एक ही प्रकार के बहुत सारे डिजाइन हथौड़े बनाए जा सकते, एक ही डिजाइन, तो वो यूनिकनेस रहती थी। दूसरा, इसको देखो तुम, पेज नंबर 85 पर है। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, एक रीजन ये भी हो सकता है। गरीब किसान बेरोजगार, काम की तलाश में बड़ी संख्या शहर जाए, जैसे कि आप जानते हो श्रमिकों की बात आते थे, वेतन गिर जाते, इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन के मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं होती थी। ऐसा उन्हें मशीनों की दिलचस्पी नहीं थी, जिसके कारण मजदूरों को छुटकारा मिल जाए और इन पर बहुत सारा खर्च आने वाला हो। बहुत सारे उद्योगों से में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी, तो ये वाला रीजन तो नहीं हो सकता।
हाँ ये लिखा हुआ है पेज नंबर 86 पर है इसका आंसर। क्यों विक्टोरिया कालीन लोग हाथ से बनी हुई चीज पसंद करते थे? पहली बात, 3 रीजन देना है ना। पहली बात, हाथ से बनी चीजों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। परिष्कार और सुरुचि, परिष्कार मतलब वैभव विलास, परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। दूसरा रीजन, उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी। फिनिशिंग समझते हो, बुक में भी फिनिश शब्द यूज किया हुआ। उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी और उनको एक एक करके बनाया जाता था और उनका डिजाइन अच्छा होता था। उनको एक एक करके बनाया जाता था और उनका डिजाइन अच्छा होता था, ये लिखा हुआ है ना। तो आप इसमें ये 3 कारण लिख सकते हो। पहला जो है हाथ से बनी हुई चीजों को तरजीह इसलिए देते थे। पहला, जो हाथ से बनी चीजें होती थी वो उसको परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। आप इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हो, वैभव और विलास का प्रतीक माना जाता था। बिल्कुल लिख सकते हो बिना सोच समझे, वै, वैभव और विलास का प्रतीक माना जाता था। हाथों से बनी हुई जो वस्तुएं होती थी उनमें फिनिशिंग अच्छी आती थी। दूसरा जन फिनिशिंग अच्छी आती थी। तीसरा, हाथ से जो वस्तु बनाई जाती थी उसमें कई प्रकार की डिजाइनिंग हो सकती थी और अलग अलग प्रकार, उदाहरण के लिए इंग्लैंड में 19वीं सदी के मध्य में 500 प्रकार के हथौड़े बनते थे और 45 प्रकार की कुल्हाड़ी, जबकि मशीनों से केवल एक ही डिजाइन के हथौड़े बनाए जा सकते थे। ये 3 पॉइंट लिख सकते हो आप। वैभव और विलास का प्रतीक माना जाता था क्योंकि ये परिष्कार और सुरुचि बहुत ज्यादा टफ शब्द है। वैभव और विलास का प्रतीक माना जाता था। हाथ से बनी हुई वस्तुओं की फिनिशिंग अच्छी होती थी। तीसरा, कई प्रकार की डिजाइनिंग बनाई जा सकती थी हाथों से बनी हुई। जैसे उदाहरण के लिए 500 प्रकार के हथौड़े और 45 प्रकार की कुल्हाड़ी बनाई जा सकती थी, जबकि हाथ से केवल एक ही डिजाइन के हथौड़े कुल्हाड़ी बन सकते थे। ये लिख सकते हो। और औद्योगिकरण की प्रक्रिया को समझाइए। औद्योगिकरण की प्रक्रिया छोड़ दो, उसको मत करो। अब इस पे आते हैं क्वेश्चन बैंक पे। क्वेश्चन तो उसमें ही अच्छे हैं। अच्छा मैं उत्तर पे आ गया डायरेक्ट। इसके बाद आखिरी चैप्टर है, वो भी देख लेते हैं। अरे यार उत्तर ही उत्तर क्यों ना दिख रहा है मेरे को? नींद तो नहीं आ रही? सब लोग हो ना? हाँ भैया। हाँ भैया। सब लोग हाँ बोलो, सुनो कि सब लोग हैं क्या नहीं। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। पलक खाना खा रही होगी पक्के में। हाँ भैया हैं। भैया भैया हैं। पलक तो 9 बजे सो भी गई, फिर उसकी मम्मी ने उठाया, फिर जाके उसने क्लास ली। अभी भी नींद में है वो शायद। पलक, पूजा। हाँ भैया। हम्म, हाँ भैया। ये अभी भी सो रही देखो देखा। भैया नींद में ही है। उसको शायद बगल वाले ने उठाया कि भैया तेरा नाम ले रहा है, उठ। पलक सो जा, तेरे को लग रहा है ना तो वीडियो देख लेना बाद में। सो जा, नींद ले ले, फिर उसका रात में उठ जाएगी। मैं वीडियो डाल दूंगा, उस पर देख लेना। नींद बेकार मत कर, नींद में कोई मतलब नहीं आएगा पढ़ने से। अभी सो ले, मैं वीडियो डाल दूंगा, वीडियो देख लेना। अपन अब ये देख रहे थे क्या? नहीं ये नहीं देखा। व्यापार के क्षेत्र में विज्ञापनों का महत्व इसमें भी आया। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, देख चुके हैं अपन। 19वीं सदी में श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, अभी देख लिया। भारतीय बुनकरों से नियमित आर्थिक ये भी वही। अरे सेम टू सेम क्वेश्चन है रिमेडियल, और इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें नहीं, पूरे के पूरे वैसे ही क्वेश्चन है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया को समझाइए, औद्योगिकरण की प्रक्रिया को समझाइए। पूरे वही के वही क्वेश्चन है, रिमेडियल में भी और क्वेश्चन बैंक में भी। तो मेरे ख्याल से इस चैप्टर में समझ में आ गया होगा। अगला जो चैप्टर है मुद्रण संस्कृति आधुनिक दुनिया, इसमें जो है एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो अगला चैप्टर खोलो। इसमें मैंने थोड़ा सा बुनकर वाला समझा दिया ना, हाँ ठीक है। ऑब्जेक्टिव कम हो गए हैं इसमें यार। इसके ऑब्जेक्टिव बुक में से नहीं बताया मैंने तुम लोग को। एक बार बुक में देखो इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव। कौन सा देखा था अपन ने, जो अभी देखा ना, औद्योगिकरण का योग। एक बार बुक के ऑब्जेक्टिव देखो, बुक में खोलो पेज नंबर स्टार्टिंग का 80।
80 में कुछ नहीं है। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी है तो वो याद रखिएगा। आदि औद्योगिकरण आता है 81 पे, बिल्कुल सही है वो। गिल्ड्स कौन होते थे? गिल्ड्स ताकतवर उद्योगपति होते थे जो नए लोगों को फैक्ट्री वगैरह को लगने नहीं देते थे, रोकते थे, है तो उनको गिल्ड्स बोला जाता था। गिल्ड शब्द आता है एक उस पे। अगले चैप्टर पे स्टेपलर फुलर अकॉर्डिंग तो है ही, वो कर ही लोगे आप। 1730 में उसमें जो है वो लंकशायर की कॉटन मिल सी, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग पहला उद्योग माना जाता है, फिर उसके बाद आता है लोहा और स्टील, दूसरे नंबर पे आता है ना। सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग से औद्योगिकरण शुरू हुआ था। अगले पेज पर आओ तो जेम्स वॉट ने न्यूकॉमेन द्वारा बनाए हुए भाप के इंजन में सुधार किया और 1871 में नया पेटेंट करवाया इंजन। स्टार्टिंग में इंग्लैंड में केवल 321 भाप के इंजन थे। ऑब्जेक्टिव बनता है 19वीं सदी के मध्य में औसत मजदूरों का काम करना, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अगले पेज पर आओ। 19वीं सदी में अमेरिका में ये ऐसे थे, लेकिन लोहे की फैक्ट्री में मजदूर, उत्तर पूर्व इंग्लैंड, विलियम बेल स्कॉट की पेंटिंग 1861। नहीं, स्पिनिंग जेनी आपको बता ही दिया मैंने, जरूरी है वो। उसके बाद अगले पेज पर आओ, स्पिनिंग जेनी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, कर चुके हो आप उसको। भारतीय कपड़ा महिम किस्म का कपास देता था पहले, और वो इम्पोर्टेंट था अगली बार अपने आप में। स्टार्टिंग में जो है वो सूरत और बंगाल में हुगली बंदरगाह के जरिए जो है बहुत ज्यादा व्यापार होता था, लेकिन फिर सूरत नीचे गिरता गया। अगले पेज पर देखोगे आप कि नए जो पोर्ट उठ के आए, जो नए बंदरगाह थे वो बम्बई और कलकत्ता थे। उसके बाद बुनकरों का क्या हुआ उसके बारे में अपन काफी अच्छे से चर्चा कर चुके हैं कि बुनकर जो है वो गुमास्ता कैसे बुनकरों में सहायता करते थे, अमेरिका की मदद करते थे। अमेरिका ने उनको जाल में फंसाया बुनकरों को, और पहले लोन दिया, फिर उसके बाद अभी बात करिए अपन। भारत में मैनचेस्टर का आना, तो भारत में बुनकरों का सत्यानाश हो गया था मैनचेस्टर के सामान आते से ही। और फिर उसके बाद अगले पेज पर आता है 94 पर फैक्ट्रियों का आना। बंगाल में पहली कपड़ा मिल, तो यहाँ पर अपन ने ऑब्जेक्टिव लिखे हुए ढेर सारे। पहली कपड़ा मिल कब लगी, पहली जूट मिल कब लगी, फिर उसके बाद उत्तरी भारत में एल्गिन मिल दशक में कानपुर में खोली गई, है ना। तो ये सब चीजें इसमें ही जमशेदजी जीजीभॉय के बारे में लिखा हुआ है। तो पारसी बुनकर के बेटे थे, अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने चीन के साथ व्यापार जहाजानी का काम किया। उनके पास जहाजों का एक विशाल बेड़ा था। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 के दशक तक उन्हें सारे जहाज बेचना पड़े थे। तो जमशेदजी जीजीभॉय जी के बारे में आ सकता है आपको, द्वारकानाथ टैगोर के बारे में याद करना चाहिए, है ना। अगर नहीं मिले तो मुझे बताना। फिर उसके बाद जॉबर आता है, तो जॉबर देख चुके हैं अपन। भाई भोसले का आता है इसमें, तो वो भी ट्रेड बम्बई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे, 1930-40 के दशक में भी। आपने बचपन में इस प्रकार से याद किया कि क्या करते थे वो, वही लिखना पड़ेगा जो है बुक में। उसके बाद जो है फ्लाइंग शटल आता है, तो फ्लाइंग शटल के बारे में बता दिया मैंने आपको, जरूरी है वो याद करना। और फिर उसके बाद आता है विज्ञापन, तो विज्ञापन आपको पता है कि कैसे कैसे हमने बात करी विज्ञापन के बारे में, जरूरी है वो, है ना। पूर्व औद्योगिकरण आ सकता है बुक में, चैप्टर में जो है अपन ने क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं हालांकि बहुत सारे। एक बार पढ़ जरूर लेना बुक, क्वेश्चन आंसर जो बुक में है, जिसमें पहला ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी पर हमले किए, जरूरी है। 7वीं शताब्दी में, नहीं, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी का अंत तक हाशिए तक पहुंच गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद गुमाश्ता को नियुक्त किया, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसका सही गलत है, और आखिरी में आता है पूर्व औद्योगिकरण का मतलब बताइए। तो क्वेश्चन इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ब्रिटेन में महिला कामगारों का स्पिनिंग जेनी पर हमला, गुमाश्तों की नियुक्ति, सूरत बंदरगाह 18वीं तक आते आते हाशिए तक पहुंच गया था, और पूर्व औद्योगिकरण का मतलब, ये 4 बुक के क्वेश्चन है जो कि जरूरी है आपको करना चाहिए। और इसमें आखिरी में लिखा हुआ पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, ये भी जरूरी है क्योंकि इसमें भी आया हुआ क्वेश्चन, बैंक में भी आया हुआ है क्वेश्चन, तो जरूरी है वो, है ना। अगला जो है चैप्टर वो है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। 2 ऑब्जेक्टिव आना है और 2 मार्क का क्वेश्चन आना है। पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इसके सामने देखिए स्क्रीन पर। इसके देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या दिए हुए हैं। एक शब्द में उत्तर, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किस देश में विकसित हुई, तो चीन था कि जापान था, सबसे पहले कहाँ है, किस देश पे विकसित हुई? 3 देश के नाम है यार, चीन, जापान और कोरिया में, एक का कैसे लिख सकते हैं? चीन, जापान और कोरिया तीनों है आंसर। इसमें क्या लिखा हुआ है, आंसर लिखिए इसमें।
ओ भाई इसका आंसर, अरे चीन में लिखा है इन्होंने, जबकि 3 देश हैं, चीन, जापान और कोरिया, तीनों में एक साथ विकसित हुए थे। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता? अच्छा हाँ, देखा था ना, जापान में चीन से पहुंची थी, आगे भी तो आया था। चीन में से पहले आई छपाई। भारत में प्रेस का जनक किसको बोला जाता है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, बहुत फेमस क्वेश्चन है। संवाद कौमुदी नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने शुरू किया? राजा राम मोहन राय। गीत गोविंद की रचना किसने करी? जयदेव ने, है ना। तो ये जरूरी क्वेश्चन है, आई होप आप लोग कर लिए होंगे इसको। वर्निकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय लोगों के दैनिक जीवन से कोई अहम जानकारी देता है कौन? पंचांग। मतलब ये तो उसकी डेफिनेशन भी हो गई, 2 नंबर में आपसे पूछी भी जा सकती है पंचांग क्या है ना। एक पेशिया किताब बेचने वालों को क्या बोल रहा था? चैपमैन। आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? रस सुंदरी देवी ने, रस सुंदरी देवी ने, है ना। एक जगह रस लिखा है, एक जगह रश लिखा है, मेरे ख्याल से रश ज्यादा सही होगा, बंगाली नाम है। इंग्लैंड में एक पेशिया पेनी चेबुक बेचने वाले को कहा जाता है चैपमैन। छपाई के लिए कंपोज करने वाला कंपोजिटर। चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सताई को वेलम कहते थे। सही है। पांडुलिपियां बहुत सस्ती होती थी, गलत है, बहुत महंगी होती थी। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक था, बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन, जरूरी है। पांडुलिपियां क्या थी? तो पांडुलिपियां मुद्रण से पहले लिखित ज्ञान का माध्यम थी। ताड़ के पत्रों पर या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी। नकल करके बनाए, ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती, सेम टू सेम उकेर देते थे वैसे के वैसे। पांडुलिपियां मुद्रण से पहले, मुद्रण मतलब क्या होता है? छपाई। मुद्रण मतलब छपाई, तो पांडुलिपियां छपाई से पहले की लिखित ज्ञान का माध्यम थी। लिखित ज्ञान का माध्यम थी। ये ताड़ के पत्तों पर या हाथ से बने कागजों पर नकल करके बनाई जाती थी। पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा गया? पांडुलिपियां नाजुक होती थी, काफी महंगी थी, उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना पड़ता था, दूसरे लिपियों से अलग तरीके से लिखे जाने के कारण उन्हें पढ़ना आसान नहीं था, इसलिए उनका प्रचार सीमित था, है ना। फिर उसके बाद गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की 2 विशेषताएं लिखी है। इनके हाशिए पर कलाकारों ने हाथ से टीकाकारी और सुदृढ़ चित्रकारी की थी। सुगढ़ नहीं है, सुदृढ़ लिखना, सुदृढ़, सुदृढ़ चित्रकारी की। सुदृढ़ समझते हो ना? आप दूसरा शब्द भी यूज कर सकते हो, अगर जरूरी नहीं है आप वैसे के वैसे ही लिखो। सुदृढ़ चित्रकारी करी या सुंदर चित्रकारी करी, ये भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं सुघड़ ही लिखो, गलत लिखा है तो। कोई 2 प्रतियां एक जैसी नहीं थी, हर प्रति का पन्ना अलग अलग था। कितनी सही बात लिखी हुई। गुटेनबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो एक बार फिर से ज्वाइन करो। अगली क्लास की मतलब अगली पोर्शन की रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, छोटा सा पोर्शन है, समझ में आ जाएगा। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। पलक सो रही है।